गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। क्या है बेटा? वेक्टर्स। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करें? वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर है क्या, पहले समझ लेते हैं। पहले वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ब्रॉडली बोला जाए तो वेक्टर्स आपका जो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे केवल फ्री वेक्टर्स की। कैसे वेक्टर्स की बात करेंगे बेटा? हम यहाँ पे जो वेक्टर्स पढ़ेंगे, चूँकि तो अगर थोड़ी सी हम बता दें इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़। एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर, और दूसरी क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी जिनको समझने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, या जिनको रिप्रेजेंट करने की किसकी जरूरत है बेटा? केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको समझने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे क्वांटिटी जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसका हो, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें जो वेक्टर है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ हम कैसे कैसे उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिए बेटा, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ जो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो भी होते हैं उनको हम वैसे नॉर्मली नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल हम स्केलर के साथ करते हैं। इनका अपना एक नियम होता है बेटा। ठीक है, वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ होती है इनके साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने में, मतलब ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में या मल्टीप्लाई करने में हम बेसिकली कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं। ये पुराने वाले स्केलर की तरह नहीं होते आप जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए नया है। तो वेक्टर्स के साथ डील कैसा करना चाहिए इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमको वेक्टर यहाँ पढ़ना है वो अपना कौन सा वेक्टर है बेटा? फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? फ्री वेक्टर्स। तो हमारे बेसिकली सिलेबस में यही वेक्टर्स है। फ्री वेक्टर बताया सर, ये फ्री वेक्टर है क्या? थोड़ी बेसिकली हम बात कर लेते हैं। फ्री वेक्टर्स बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें केवल हमको किससे मतलब होता है? केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम मेनली बात करें तो यहाँ पर हम कौन से वेक्टर की स्टडी करेंगे बेटा? हम बात करेंगे फ्री वेक्टर्स। किसकी बात करेंगे? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है बेटा? दोबारा बोलते हैं, फ्री वेक्टर बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिनमें केवल हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब होता है। वो वेक्टर्स किस पॉइंट पर ऐड करें इससे हमारे को कोई मतलब नहीं। जैसे हमने कह दिया किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, मान लो फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, क्या है बेटा? और फोर्स हमने आगे की तरफ लगाया, तो हमारे को मतलब होगा केवल डायरेक्शन आगे की तरफ और मैग्नीट्यूड 10 से। अब वो हम कहीं भी बाकी किस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है इससे हमारे को कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर, जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल क्या काउंट होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काउंट होता है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? फ्री। और यही हम लोग को पढ़ना है। तो अगर हम बात करें वेक्टर की, तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट, जब कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ें तो हमको मेनली समझना होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम समझेंगे बेटा कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें बेटा? क्लियर है? तो क्या बताया गया है बेटा? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल से वेक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर एरो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एक एरो दिखाते हैं। जैसे हमने कह दिया ये वेक्टर ए है, तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एक एरो दिखाते हैं। हमने बोल दिया इस वेक्टर की लंबाई जो है, इस वेक्टर की मान लो इसकी लंबाई क्या है लाइन की, मान लो 4 है। कितनी है? 4 है। तो इससे हम क्या समझे बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, दोबारा बात ये बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बातों को हम 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, आप चीज़ों को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो क्या बताता है? उसका एरो बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। अब बात है सर ये 4 क्या है? क्या इस लाइन की लंबाई बता रही ना? लाइन की लंबाई बताई। इस 4 को हम बोलते हैं बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? जो वेक्टर ए होता है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये वेक्टर ए का क्या है बेटा? अगर हमने बोला मॉड ऑफ ए, तो इसे क्या बोला? हमेशा ना किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं बेटा? उसको जैसे ये ए वेक्टर है ना, तो ए लिख के उसके ऊपर ऐसे एरो दिखा देंगे। इसको पढ़ते हैं हम क्या? ए वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? तो ये जो वेक्टर ए है आपका बेसिकली, तो किसी भी वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उस पर क्या दिखा देते हैं? एरो। बेसिकली जो लाइन की लेंथ होती है वो उस वेक्टर का क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो एरो होता है वो क्या बताता है? उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद है। तो ध्यान से बताइए, यहाँ पे जो हमने वेक्टर दिया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्या 4 है कि नहीं बेटा? चूंकि इस लाइन की लेंथ, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है
वही उसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। भाई इस वेक्टर को हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वही इसका क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो हमारे सामने ये वेक्टर ए है इसका जो मैग्नीट्यूड वो कितना है, 4 है। क्या है बेटा, 4 है। क्लियर है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उसकी लेंथ। क्या बताता है, लेंथ। क्या बात समझ पा रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर को बेटा बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला हम लोग बात समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है। तो आराम से स्क्रीन पॉज करके बेटा आप नोट करते चलिए बेटा साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हमने ये बात तो समझ लिया किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको और क्या सीखना है बेटा, ठीक है। हमको कुछ टाइप्स के वेक्टर के बारे में सीखना है, ठीक है। तो उन्हीं की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हीडिंग डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। तो अगर हम बात करें, ठीक, बहुत सारे टाइप नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम के वही हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अब वेक्टर के हम थोड़े टाइप्स के बारे में कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा होगा बेटा, सबसे पहला वेक्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, इक्वल वेक्टर्स। क्या होगा बेटा, इक्वल वेक्टर। तो समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। हम बात करें सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। तो समझते हैं ये कौन से वेक्टर्स होते हैं बेटा, सिंपल से नाम से क्लियर हो रहा है बेटा। हम जानते हैं वेक्टर के बाद दो ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो क्या सेम होना चाहिए बेटा, क्या उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन, या दोनों चीजें अगर सेम होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो फटाफट इसकी डिफिनेशन लिखिए बेटा, सब लोग इसकी डिफिनेशन लिखिए बेटा। लिखो, द वेक्टर्स which have same magnitude and direction is called equal vector, बेसिकली, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर की डिफिनेशन क्या होगी बेटा, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक बेटा, सबने डिफिनेशन लिख लिया कि नहीं बेटा। किसी को लगे अगर बेटा कुछ छूट रहा है तो आराम से दोबारा आप रिवाइंड करके दोबारा आप देख सकते हो, आराम से सारी बातें आपको सुन होंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर छूटे तो आप दोबारा रिवाइंड करके आप सुन के उसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो ध्यान से अगर हम बात करें तो हमने जैसे कह दिया कि मान लो हमने कह दिया दो वेक्टर्स हमारे पास, कितने हैं, दो वेक्टर्स ए और बी, ठीक है। इफ उसके आगे लिखिए बेटा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू इक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं बेटा, टू इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है। अगर ए और बी हमारे दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। इसका कहने मतलब क्या होगा, ये दोनों ही वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, ये बराबर हैं। तो कुछ ये ऐसे होंगे, जैसे हमने कह दिया ये मान लो मेरा वेक्टर ए है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो इसकी लंबाई बोला 3 है, तो वेक्टर बी भी हमारा कैसा होगा बेटा, क्या ये भी ऐसे होगा ना। हमने कह दिया मान लो ये वेक्टर, इसकी लंबाई भी क्या सेम होनी चाहिए बेटा, हमने कह दिया लंबाई 3। तो ध्यान से बताओ इन दोनों वेक्टर्स की क्या खासियत है, क्या दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है कि नहीं बेटा, ठीक है। और लेंथ भी इनकी क्या है बेटा, सेम है। तो मैग्नीट्यूड भी लेंथ क्या बताता है, किसी भी वेक्टर की लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड भी, क्या डायरेक्शन भी सेम है। देखो इसका डायरेक्शन आगे की तरफ, इसका भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्या है तो बात क्लियर है कि बेटा, सिंपल सी डिफिनेशन, ठीक है ना बेटा। तो आराम से अगर लगे कुछ चीज़ छूटे तो हर बार मैं आपको बोलूँगा नहीं बेटा, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके जहाँ लगे आप उसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नोट्स कॉपी में सब नोट करते चलिए, ठीक। क्लियर। आगे बढ़े बेटा, अगले हम टाइप की बात करें, ठीक है। तो अगले टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बातें थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक सही है बेटा। तो अगले वेक्टर की हम बात करें तो पहला हमने वेक्टर समझ लिया कौन सा था बेटा, इक्वल वेक्टर। ऐसे दूसरा क्या है बेटा, दूसरा कहलाता है आपका नल वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा, नल वेक्टर। थोड़ा समझ लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नल वेक्टर। और इसे किस नाम से और बोलते हैं बेटा, और इसी को जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो वेक्टर, ठीक ना, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो इस तरह से आप तो बेसिकली बात करें नल वेक्टर होगा क्या, नाम से क्लियर आपको दिख रहा है बेटा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बेटा, क्या हो, जीरो हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो लिखिए इसकी डिफिनेशन बेटा, लिखिए दूसरे टाइप में, लिखो द वेक्टर्स, लिखिए बेटा, ठीक है। हम बात करें किसकी बेटा, नल और जीरो वेक्टर्स की, ठीक है। तो लिखिए बेटा इसके बारे में, द वेक्टर्स विच हैव magnitude equal to 0, the vectors which have magnitude equal to 0 is called null vector, null और जीरो वेक्टर्स, जो भी लिखना चाहिए बेटा, is called null और जीरो वेक्टर्स। क्लियर है बेटा। अब थोड़ा इसको समझते हैं नल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा।
जैसे हमने कह दिया, यहाँ तक बात क्लियर है। मेन चीज़ क्या है बेटा कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो इसका मतलब इसका लेंथ क्या होगा बेटा, लेंथ तो भाई समझ पा रहे हो ना, तो 0 दिखाना पड़ेगा। अब वो ऐसा वेक्टर कैसा होगा, और अगर ऐसा वेक्टर है रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मेन डायरेक्शन का लोचा है ना बेटा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। भाई कोई एरो होगा तो हम समझ जाएंगे बेटा आगे की तरफ है, ऊपर तरफ है, या किधर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 0 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट पहली बात कैसे करेंगे ये हम समझते हैं, और फिर इसका डायरेक्शन कैसे होगा, मेन चीज़ ये बात है। ये दो बातें हमको समझनी है, पहला इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और इसका दूसरा क्या बेटा, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। क्लियर है, तो समझते हैं इस बात को। हमने कह दिया जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, हमने कह दिया ये मान लो वेक्टर ए है, मान लो इसकी लंबाई कितनी है बेटा, मान लो लंबाई इसकी कह दिया 4 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मतलब समझ गए कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है 4, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। क्लियर यहाँ तक बेटा। सोचो अगर इस वेक्टर को मैं आधे से कट कर दूँ, क्या कर दूँ बेटा, थोड़ा सा आप समझिए, एक बेसिक आइडिया आपको समझा रहा हूँ। मैंने कह दिया आधे से कट कर देंगे, तो बताओ इसकी लंबाई जो होगी क्या आप 2 हो जाएगी कि नहीं बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी कि नहीं बेटा, लंबाई क्या हो गई बेटा, आधा हो गई। क्लियर है यहाँ तक बेटा, सब पर। तो अब सोचो अब इसको और कट कर, यही वेक्टर है, डायरेक्शन को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, हम क्या कर रहे हैं बस इसको कट करते जा रहे हैं। सोचो इसको और कट करो तो क्या और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा कि नहीं बेटा, तो लंबाई से करते 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 लो, हटाते जाओ बेटा, तो क्या करते करते एक समय ऐसा आएगा जो लास्ट में क्या बचेगा, क्या ऐसा कुछ बचेगा, पॉइंट केवल। ध्यान से बताओ, सोचो सोचो बेटा फिर से इसको सोचो, ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। क्लियर है। तो हमने कहा इसको अगर कट करते जाएं, क्या करते जाए इसको, अगर हम कट करते जाए तो इसका मैग्नीट्यूड घटेगा कि नहीं बेटा, क्या करेगा, घटेगा। तो इसे कट करते जाओ, तो फाइनली करते 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 क्या होगा, फाइनली एक पॉइंट पे आके हम रुकेंगे। कहाँ पे रुकेंगे बेटा, एक पॉइंट पे। सोचो ये जो पॉइंट है तो याद करो, बताओ इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कोई लेंथ है क्या, नहीं, क्योंकि हम पॉइंट की डिफिनेशन पढ़े हैं कि पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होती। तो ध्यान से बताओ ये जो पॉइंट है तो इसका मतलब इसकी कोई भी लेंथ नहीं है, और लेंथ नहीं इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। इसका मतलब जो नल वेक्टर होता है उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पॉइंट से। अब ध्यान से बताओ क्या इसका डायरेक्शन देख के बता सकते हो डायरेक्शन किधर है, इसका पॉइंट, क्या इस चीज़ को देख के आप बता सकते हो डायरेक्शन किधर है। शायद आपको याद होगा सर आगे ही तो है, आगे से तो कट किया, नहीं बेटा, इस पॉइंट को देखकर आप जज नहीं कर सकते। सोचो अगर ये वेक्टर ऐसा भी होता तब भी हम कट करते तो यहीं पे आके मिलता, इधर होता तब भी कट करते तो यहीं आके मिलता। सोचो ये वेक्टर अगर ऐसी भी होता, अगर ये ऐसी भी होता तब भी अगर हम इधर से कट करते तो यहीं पे आके मिलता। मतलब आप इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो इसका कोई भी डायरेक्शन होता है, इधर 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 बाहर अंदर किधर भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। क्लियर है बेटा। तो इसलिए क्या बोला गया नल वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में कि जो नल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। क्या होता है, आर्बिट्रेरी, मतलब कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, जिधर आप मानना चाहो उधर मान सकते हो। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो ये बनाने के बाद इसके बाद लिख लीजिए एक पॉइंट, अब इसको बना लीजिए बेटा, और यहाँ बता दीजिए कि ये नल वेक्टर जो है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। क्लियर है, हो गया सबका बेटा, ठीक। उसके बाद लिखिए बेटा, स्टार बना के लिखिए, इसके बाद डायरेक्शन के बारे में लिखिए, लिखो द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। लिखिए बेटा, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। कैसा डायरेक्शन होता है बेटा इसका, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी में कुछ भी मान सकते हैं उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक बात सही है हमने, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। तो हमने नल वेक्टर के बारे में लिख दिया कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक बेटा। चलो आगे बढ़े हम लोग, अगली बात समझिए। तो अगली बात हम समझेंगे, ठीक है, अगले टाइप पे अगर हम बात करें तो अगला हम सुनेंगे समझेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग समझ लेते हैं। क्या बात है बेसिकली, हम समझेंगे बेटा कि किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर एक वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर की स्केलर, आंसर है वेक्टर मिलेगा। स्केलर मत सोचना बेटा, एक वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि कैसा प्रोडक्ट किया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट किया जा रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, ये बात इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा। लेकिन सोचो अगर एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर। क्लियर बेटा। तो एक बात तो क्लियर होगा कि अगर एक स्केलर को हम वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कैसी क्वांटिटी पाएंगे बेटा, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी बेटा, वेक्टर। यहाँ तक सही बेटा। अब से इस बात को समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मान लो ये कोई वेक्टर ए, ठीक है ना, हमने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये मान लो कह दिया कि ये लेंथ मान लो है 6 है, कितना मान लिया बेटा। तो क्या इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। कितना है इसका मैग्नीट्यूड,
इसकी लेंथ 6 का मतलब क्या समझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 है। कितना है 6। सोचो अगर इस वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, तो सोचो क्या बन जाएगा, अगर इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 वेक्टर ये बन गया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से सोचो किस में फर्क पड़ेगा, क्या डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, डायरेक्शन तो अभी आगे तरफ है, तो डायरेक्शन क्या उधर ही रहेगा बेटा। तो किस में फर्क पड़ा, तो कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ जाएगा। क्या मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा कि नहीं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्शन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, केवल किस में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में। क्या मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड डबल। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, क्या 12 हो गया कि नहीं बेटा। तो क्या बात समझ में आया बेटा, कि अगर किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंड करेगा को क्वांटिटी कैसे। तो ये प्लस में था तो ये देखो मैग्नीट्यूड दुगना हो गया बेटा। सोचो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 से भाग कर दो, एक ही मतलब है, तब क्या होगा बेटा सोचो। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ का होगा कि नहीं बेटा, नहीं, डायरेक्शन तो अभी वही होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड पहले का आधा हो जाएगा कि नहीं, पहले मैग्नीट्यूड कितना था 6, अब क्या उसका आधा होकर 3 हो जाएगा कि नहीं बेटा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 हो जाएगा, कितना होगा। तो क्या बात समझ में आई बेटा, यहाँ तो बात समझ रहे बेटा, ये बात तो एकदम सिंपल सी है। थोड़ी और बात समझ लेते हैं। सोचो अगर इसी वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। सोचो हमने कर दिया इसको, मान लो मल्टीप्लाई किया -a से या -1/2 से, किसे मल्टीप्लाई किया। सोचो अगर इस वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -1/2 से, तो फिर सोचो क्या होना चाहिए। सोचो इस वेक्टर को अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ इसका डायरेक्शन अभी किधर है, आगे। जो माइनस करेंगे तो डायरेक्शन भी क्या कर जाएगा, पलट जाएगा। क्या डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा कि नहीं, और क्या मैग्नीट्यूड भी आधा हो गया कि नहीं बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, अब डायरेक्शन इधर तरफ हो गया और मैग्नीट्यूड इसका आधा हो गया, कितना हो गया 3। तो क्या बात यहाँ समझ में आ रही बेटा, देखो ध्यान से। तो यहाँ से सिंपल सी बात यही समझ आ रही है कि अगर किसी भी वेक्टर को हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो उसके केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या फर्क पड़ता है, केवल उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो किस में फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके इन सब सारी बात को नोट कर लो बेटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मतलब ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फर्क पड़ता है। तो इस बात को आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, बस आप इसको आप समझ लीजिए कि हाँ यार ये चीज़ें चेंजेस आते हैं। यहाँ तक बात सही है बेटा। तो हमने ये बात तो समझ ली कि वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको बेटा, एकदम सही। आगे बढ़े बेटा हम लोग, ठीक है। तो आप आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हम लोग इसका आगे हम रफ कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो ये बातें तो हमने समझ ली कि एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेंगे, क्या चेंजेस आएंगे। तो अगले वेक्टर की अगले टाइप की हम बात करें तो अगला टाइप कौन सा है बेटा, यूनिट वेक्टर। किसकी बात हम करेंगे बेटा, हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की। क्लियर। अब बात समझते हैं यूनिट वेक्टर्स हैं क्या बेटा। तो इनकी डिफिनीशन क्या दी गई बेटा, क्या बोला गया बेटा कि यूनिट वेक्टर बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, यूनिटी मतलब 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है। सिंपल सी डिफिनीशन आपको नाम से भी दिख रहा है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, यूनिटी मतलब 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो डिफिनीशन लिखिए फटाफट, लिखिए सब लोग बेटा। द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स having magnitude equal to unity unity मतलब 1, ठीक है। unity is called unit vectors। क्लियर है बेटा। तो बात सबको क्लियर है बेटा कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा 1 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब जैसे हमने कह दिया कि मान लो ये हमारे सामने एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ठीक है। क्लियर है। तो हमने कह दिया कि मान लो इसकी लेंथ है, मान लो 4 है, कुछ भी मान लीजिए 4 है। तो सोचो इस वेक्टर के अलावा, अब जैसे ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर के अलावा हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे वेक्टर यूनिट वेक्टर। अगर मुझे इस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे बेटा। तो क्या तरीका हो, क्या इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर ले कि नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। इस वेक्टर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया, दिख रहा है ना सबको बेटा। और उसमें से कोई भी एक लेंथ लोगे, क्या वो 1 का होगा कि नहीं, उसकी लंबाई कितनी होगी, 1 की होगी। तो हमने एक ले लिया बेटा। तो ध्यान से बताओ ये जो वेक्टर लिया है इसकी लंबाई कितनी है बेटा, इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा 1 है। क्या है बेटा 1 है। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा, ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं। क्यों यूनिट वेक्टर होगा, जो इसकी लेंथ क्या है बेटा 1 है। क्या है बेटा 1 है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं ए, इसके ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं, इसे बोलते हैं ए कैप। क्या बोलते हैं, ए कैप। तो समझ लो बेटा यहाँ पे ए कैप है क्या,
ए कैप को हम बोलते हैं, ए कैप बेसिकली आपका एक यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है। किसके अलॉन्ग? वेक्टर ए के अलॉन्ग। तो ये है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। तो बेसिकली ए कैप क्या है बेटा? ए कैप कुछ और नहीं, ये यूनिट वेक्टर है। किसके अलॉन्ग? वेक्टर ए का। क्यों बेटा? क्योंकि इसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? वेक्टर ए के अलॉन्ग जो आपका यूनिट वेक्टर है वो आपका क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं ए कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? कैप पढ़ते हैं। ठीक है, टोपी जैसा दिख रहा है ना, तो इसलिए ए कैप बोलते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो ये बात तो हम लोग को यहाँ पे क्लियर होगी बेटा कि कोई भी वेक्टर हो तो हम समझ पाएंगे कि यूनिट वेक्टर उसके कैसा होता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब बेसिकली मान लो अगर कोई वेक्टर अगर हमको दिया है कि मान लो ये वेक्टर है, तो हम तो ऐसे समझ लेंगे भाई यूनिट वेक्टर होगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन सोचो अगर हम बात करें आगे चल के, हम वेक्टर्स को देखेंगे ऐसे नहीं, एरो से नहीं रिप्रेजेंट करते हर जगह। ठीक है, आपको दे देगा कि वेक्टर ए बराबर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, इस तरह से आपको वेक्टर्स को दे देगा। तो जब वेक्टर इस फॉर्म में होगा तो उनको तो हम रिप्रेजेंट बेसिकली उन वेक्टर्स की अगर हम बात करें जब आई कैप जे कैप के फॉर्म में होंगे। अब बात है सर ये सब होते क्या, इसको बात कभी समझ लो कि भाई आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली चीज़ जो बताने जा रहा हूँ उसका महत्व क्यों है बेटा। क्योंकि कोई वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने कहते कोई वेक्टर ए बराबर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के। अब आपसे पूछते हैं कि बताओ इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो ये वेक्टर तो आपको रिप्रेजेंट करके दिया नहीं है कि आप कहोगे सर बराबर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे या 5 लंब मैग्नीट्यूड होगा तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो ऐसे वेक्टर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये वेक्टर इधर तरफ है कि इधर तरफ किस तरफ डायरेक्शन है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर ऐसे कोई वेक्टर दिया हो तो उसका हम उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सही है यहाँ तक बेटा? चलो, तो इस बात को हम समझते हैं अच्छे से। इसको टाइम बेटा ये तो समझ क्लियर हो गया बेटा, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा, रफ करते हैं। क्लियर? तो इस बात को अलग से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। समझिए बेटा इसको बेटा। सोचो हमने कह दिया कि मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना। मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? मान लिया हमने इसका मैग्नीट्यूड 5 है। क्या बेटा? 5 है। ठीक है, और हमने कह दिया कि मान लो ये इसका ए कैप है। क्या है बेटा? ए कैप क्या समझा बेटा? क्या वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है कि नहीं बेटा? वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। सोचो अगर इस वेक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? तो क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या 5 हो जाएगा कि नहीं बेटा? अभी हमने यही बात सीखा था बेटा, जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसमें फर्क पड़ता है, ये बात हमने अभी सीखी थी बेटा। तो सोचो अगर इस वेक्टर को हम 5 से हम इसकी बात नहीं करें, हम इस वेक्टर की बात करें। सोचो अगर इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 5 ए कैप बन जाएगा कि नहीं बेटा? तो बताओ इस वेक्टर की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या 5 हो जाएगी कि नहीं बेटा? ऐसे, और डायरेक्शन भी वही बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखिए तो हमारा जो ये वेक्टर होगा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 5। क्लियर? तो ध्यान से अगर आप देखो इसकी लंबाई क्या होगी? 5। अब ध्यान से देखो तो इस वेक्टर का ये किधर, इसका डायरेक्शन किधर है? आगे की तरफ, और इसका भी डायरेक्शन किधर है? आगे की तरफ। तो ध्यान से बताओ क्या ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? क्या इक्वल वेक्टर होगा ही नहीं बेटा? क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर में यही तो पढ़ा था बेटा कि ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि वेक्टर ए को मैं क्या 5 ए कैप कह सकता हूँ कि नहीं बेटा? सोचो ए कैप क्या होता है? ए कैप कुछ नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर ए के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे क्या बोलेंगे? ए कैप। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से बताओ ए कैप का मान यहाँ से कितना आएगा बेटा? सोचो ए कैप की वैल्यू क्या? वेक्टर ए अपान 5 आएगा कि नहीं बेटा? वेक्टर ए अपान 5, सिंपल सी बात है, 5 से डिवाइड कर लो। अब ध्यान से अगर यही बात समझो इसको, क्लियर है यहाँ पे? ए भाई अब बहुत आसान सी बात है, बहुत टफ बात नहीं बेटा। क्लियर है? सोचो 5 क्या है इस वेक्टर का? क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं बेटा? बता देना किसी वेक्टर की लेंथ क्या बताती है? उसका मैग्नीट्यूड। तो सोचो जहाँ 5 है मैं वहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोल सकता हूँ? नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको आप मॉड मत पढ़िएगा बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ध्यान से बताओ यहाँ से ए कैप का फार्मूला क्या निकल के आएगा बेटा? क्या ए कैप का फार्मूला निकल के आएगा ना? वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब क्या बात समझ में आई? सिंपल सा कि अगर किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग मुझे क्या निकालना हो? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना हो? यूनिट वेक्टर। तो उस वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो सिंपल सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है, उस वेक्टर से हम किसको डिवाइड कर दो? उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे उस वेक्टर को, तो हमारे को क्या मिल जाएगा बेटा? उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? उसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो ये बात हमको समझ में आ गई बेटा। अब सोचो मुझे वेक्टर पता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड में निकाल लूंगा बेटा? वो हम सीखेंगे आगे कैसे निकालेंगे। उसको हम निकाल के अगर हम उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? उस वेक्टर के अलॉन्ग क्या आ जाएगा बेटा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है बेटा? तो आप इसको ध्यान रखिए, पहला फार्मूला। क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा सब लोग इसको। ठीक, आगे बढ़े बेटा हम लोग। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग की। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं,
आप टाइप में पढ़ोगे तो और प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो आप इसके आगे की जो भी और बहुत सारे टाइप पढ़ोगे वो सब नाम से ही क्लियर होगा। जैसे प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें। कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो क्या हो, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें या एक ही लाइन में लाई करें बेटा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर बेटा। तो ऐसे नाम होंगे। पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को पैरेलल उन्हें बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो क्या ऐसे अब जो नाम होंगे वो तो सिंपल आपको बेसिकली बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो नाम से ही आप उनको समझ जाओगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अगली बात जो हम सीखते हैं उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन। तो हेडिंग डालिए बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। अगली पॉइंट हम जो क्लियर करते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं बेटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो इसको क्लियर करते हैं बेटा। तो क्या होता है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? तो क्या बोला गया बेटा, समझिए बेटा इसको। पहले आप समझ लेते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं। ठीक, तो क्या बोला गया बेटा इसके बारे में? आप पहले आराम से इसको समझ लीजिए बेटा, फिर आराम से लिखिए, फिर डायग्राम लास्ट में बना लीजिए बेटा। हमने कह दिया कि मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपका ये 3D में हम बात कर रहे हैं बेटा। हमने कह दिया कि मान लो ये ओरिजिन है हमारा, और मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बोला गया बेटा कि किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कुछ और नहीं, बताओ किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम किससे डिफाइन करते हैं? क्या ऑरिजिन से डिफाइन करते हैं ना, तो उसी से हमने डिफाइन किया पोजीशन वेक्टर को। क्या बोला गया कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है। ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है। तो डायरेक्शन किधर होगा, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन के बारे में क्या बोला गया कि डायरेक्शन भी ओरिजिन से किसकी तरफ होगा? उस पॉइंट की ओर होता है, उस पॉइंट की ओर। तो ये बेसिकली जो ये वेक्टर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो वेक्टर OP है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा? इसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P। तो क्या बात समझ में आया बेटा यहाँ से कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है, ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है, और उसका डायरेक्शन ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होता है। क्लियर है मैं तो बेटा? तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए बेटा, इसके बारे में लिख लीजिए बेटा। लिखिए बेटा, चलो लिखने के बाद आप डायग्राम बना लीजिएगा, ये सामने है आपके। ठीक, देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए बेटा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, is along the line joining origin to that point, origin to that point, origin to that point। क्लियर है यहाँ तो बेटा? ठीक है। और डायरेक्शन के बारे में बताइए क्या होगा? डायरेक्शन किधर से, क्या ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होगा कि नहीं बेटा? उसके बाद आगे लिखिए बेटा, फुल स्टॉप के बाद लिखिए उसके आगे, द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, the direction of position vector of a point is from, the direction of position vector of point is from origin to that point, origin to that point। क्लियर है यहाँ तक बेटा? origin to that point। उसके बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए बेटा, सब क्लियर है? तो ध्यान से बताओ यहाँ पे जो वेक्टर OP है वो क्या है बेटा? डायग्राम में बताइए। वेक्टर OP को हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है बेटा? क्या पॉइंट P का क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर है। क्या है बेटा? तो इसे बोलेंगे बेटा, ये कुछ और नहीं, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बेटा? पॉइंट P। ये पॉइंट P का क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर। इसे हम बोलते हैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो ये बेसिकली आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यहाँ तक सही है बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग, हटाए इसको बेटा। अब ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं, अगली रीडिंग हम लोग समझते हैं। ऐसे ही बताओ, कुछ वेक्टर्स होते हैं थोड़े स्पेशल हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिस के लॉन्ग यूनिट। थोड़ा ये स्पेशल है, इनका ज़्यादातर यूज होगा। जो भी हमने नाम लिया था आई कैप, जे कैप, के कैप, अभी हम इसे यूज किए थे ना बेटा इसका, तो हम समझते हैं आई कैप, जे कैप, के क्या है बेटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? नोट कर लीजिए आराम से इसको। ठीक है, तो आराम से नोट करने के लिए सिंपल सा आप स्क्रीन को पॉज कर लिया करें, अच्छे से नोट कर लिया करें, बाकी सारी बातें समझ लिया करें। ठीक है, तो कैसे समझेंगे बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं, अगली रीडिंग चाहो तो आप ऐसे डाल लो बेटा, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप नोटेशन। इनके बारे में समझ लेते हैं कि वास्तव में ये है क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप है क्या। क्लियर है? तो इनको हम समझ लेते हैं बेटा, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप नोटेशन। तो समझिए बेटा, जैसे हमने कह दिया ये हमारी क्या है बेटा? एक्स एक्सिस, और ये है कौन सी? वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। मान लो ये तीनों एक्सिस है। इसके लॉन्ग जो हमारा वेक्टर है, मान लो इसके लॉन्ग कितने लेंथ का बेटा? यूनिट लेंथ का जो वेक्टर है उसको हमने नाम दिया आई।
आई कैप क्या बोला बेटा, तो आई कैप बेसिकली क्या है बेटा, किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे कैप किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बेटा, वाई के लॉन्ग, किसके लॉन्ग बेटा, वाई के लॉन्ग। और के कैप किसके लॉन्ग है बेटा, के कैप आपका यूनिट वेक्टर है जेड के लॉन्ग। तो ध्यान रखना बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ और नहीं, ये सब बेसिकली यूनिट वेक्टर हैं। किस क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, एक्स और वाई और जेड के लॉन्ग है बेटा। तो ये इसको समझ लेते हैं बेटा। तो जो हमारा आई कैप है, आई कैप किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बेटा, तो क्या लिखोगे बेटा, ये है बेसिकली यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। और जे कैप किसके लॉन्ग है बेटा, तो ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग किसके बेटा, वाई एक्सिस। सेम बात आपको लिखनी है बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है बेटा। और ये किसके है, यूनिट वेक्टर, ये डैश इसका मतलब सेम बात है यहीं पे बेटा, अलोंग किसके बेटा, अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने बोला के कैप। तो ध्यान रखिए बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है बेटा, आई कैप है एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर और के कैप है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो ये रही बेटा यूनिट वेक्टर्स की चर्चा, क्लियर। तो अगर हम बोले आज की क्लास में बेसिकली, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक बेटा, ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ तक बेसिक हमने क्या बात समझ ली बेटा, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझ लिया बेटा, ठीक है ना। हमने कुछ टाइप्स के बारे में समझ लिया बेटा, कुछ टाइप्स के बारे में, और साथ साथ टाइप्स में हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में समझा कि किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट को हम कैसे निकालते हैं। और पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने सीख लिया कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन किधर से कहाँ होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होता है, क्लियर। और आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर्स, क्लियर है बेटा। तो ये रही हमारी बेसिक थोड़ी सी आज की पहली क्लास की जो चर्चा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अगली क्लास, जो कि इसका वीडियो हम कल आपको अपलोड करेंगे बेटा, तो कल हम आगे बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी बोलो दोनों साइड बाय साइड। तो बेसिकली हम बात करेंगे कल की जो क्लास होगी उसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे कुछ लॉस पढ़ेंगे बेटा। तो कल की क्लास हमारी यहीं पे बेस्ड होगी बेटा, ठीक है। तो अगर हम बोले तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कवर करते हैं।